चलो ध्यान से सुनना, एक कहानी सुना रहा हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगी। जी सर सुनाइए। चलो देखो आप ध्यान से, अब तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, मैं केवल बोल। देखो आज से बच्चा लगभग 10 साल पहले की कहानी है। 10 साल 8 साल हुए होंगे, ठीक है। एक बच्चा था जिसका आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हुआ था। ये न्यूज में काफी हो गया था, इसलिए हम लोग इस पे बातें कर रहे हैं। आईआईटी में मुंबई में उसका सिलेक्शन हो गया, पढ़ने में बहुत अच्छा था। जैसे ही उसका एडमिशन लेने की बारी आई तो बोला कि मेरा अभी तबीयत खराब है ना, मुझे कुछ बैक्टीरियल डिजीज हुआ है, तो मैं कुछ दिनों के बाद एडमिशन लूं। तो आईआईटी वाले ने बोला अच्छा बच्चा है, चलो भाई 10 दिन 15 दिन डिले हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बच्चा अपना इलाज करा रहा था, इसे बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हुआ था, डॉक्टर इसके इलाज कर रहे थे। और बैक्टीरिया को मारना बहुत आसान होता है। हम क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक्स नाम का दवा देते हैं। आप लोगों ने खाया हो, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसने एंटीबायोटिक्स नहीं खाया हो। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए एक केमिकल होता है एंटीबायोटिक्स। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर वॉक्टर तो बनने ही वाले हो, नाम सुना होगा बेटा, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ना, जिसमें सीन होगा बच्चा, पेनिसिलिन ना, बहुत सारे आते हैं, नियोमाइसिन। देखना कभी डॉक्टर के पास जाना या कोई मेडिकल स्टोर है, बोलना बच्चा नियोमाइसिन है क्या, बोलेगा हाँ है भाई नियोमाइसिन, तुम्हें क्या करना है। ये सब एंटीबायोटिक्स है। कैनामाइसिन, कैनामाइसिन ना, बहुत सारे बच्चे, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप लोगों ने नाम भी शायद सुना होगा। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ सबसे पहला डिस्कवर्ड किया गया था, आप लोगों को मालूम है, पेनिसिलिन। इसलिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था सबसे पहले पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स। फंगस बनाता है, ठीक है, और बैक्टीरिया जिससे मर जाता है, ठीक है। देखो अब हुआ क्या कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जब भी कोई बीमारी हुई डॉक्टर के पास गए, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डॉक्टर हमें क्या देगा? एक मिनट, हमें देगा डॉक्टर खाने के लिए क्या? एंटीबायोटिक्स। हमने खाया, बैक्टीरिया मर गया, हम बीमारी से बच गए। हमने खाया, बैक्टीरिया मर गया, हम बीमारी से बच गए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ठीक नहीं होता, वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। फिर से डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा, ठीक है भाई, डॉक्टर उसे बोलेगा कि ऐसा, इस बार एंटीबायोटिक्स चेंज कर देता हूं। फिर से तुमने खाया, फिर से ठीक नहीं हो रहा है। यानी कि जो बैक्टीरिया 5 दिनों में मर जाना था बच्चा, फिर से एंटीबायोटिक्स खाया, 10 दिन हो गए नहीं ठीक हुआ, 30 डेज हो गए ठीक नहीं हुआ, बच्चा 1 साल हो गया, 1 ईयर हो गया, बैक्टीरिया मर ही नहीं रहे, बैक्टीरिया मर ही नहीं रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, मतलब मर ही नहीं रहे बैक्टीरिया। टाइफाइड हुआ तो बेटा बैक्टीरिया मर ही नहीं रहे, निमोनिया हुआ है मर ही नहीं है बैक्टीरिया, और एक्चुअली में बैक्टीरिया फैलते चला जाएगा, मर ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली उस बैक्टीरिया से आपका डेथ हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा, इस डिजीज से आपका डेथ हो जाएगा ना। तो सर बैक्टीरिया क्यों नहीं मरा? बैक्टीरिया क्यों नहीं मरा? बैक्टीरिया नहीं मरने का रीजन है कि बैक्टीरिया के अंदर में, ये बैक्टीरिया है, ये इसका मेन डीएनए है, मेन डीएनए सर्कुलर शेप का। इस बैक्टीरिया के अंदर में एक और सर्कुलर शेप का डीएनए है, जिसे आप प्लाज्मिड कहते हो, प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा वाला। इस प्लाज्मिड के अंदर में कुछ ऐसे जीन्स आ गए, ऐसे बच्चा जीन्स आ गए। जीन क्या होता है सर? डीएनए के पार्ट। ऐसा जीन आ गया है जो बच्चा एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। तुमने एंटीबायोटिक्स खाया, ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में ना लड़ाई करेंगे। जीन है ना, जीन से क्या बनता है? डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन बनेंगे जो एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ देंगे। यानी अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। ये मान लो बच्चा कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, कैनामाइसिन से ये अपने आप को बचा सकता है। अब तुमने कैनामाइसिन खाया, मर ही नहीं रहे बैक्टीरिया, मर ही नहीं बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या हुआ? लेकिन कुछ, इसलिए इसका नाम है बच्चा आर प्लाज्मिड। आर मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करता है, बचाता है बैक्टीरिया को, इसलिए नाम पड़ा आर प्लाज्मिड। अब क्लियर हुआ? लेकिन रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया है?
आज के टाइम में सर ये अपने आप बन गया क्या? हाँ बच्चा, ये अपने आप बन गया। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपने आप डेवलप होगी। ये देखिए, ये इसका मेन डीएनए, ये इसका प्लाज्मिड है, अपने आप बच्चा इवोल्यूशन में अपने आप बन गया। मैं बता रहा हूं कैसे बना होगा ना। आप क्या हुआ, इसके अंदर बच्चा कैनामाइसिन रेजिस्टेंट भी आ गया, कैनामाइसिन से बचाएगा। इसके अंदर में स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन भी आ गया, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से उसे बचाएगा। इसके अंदर में एक और आ गया जो बच्चा इसे बचाएगा, किसे? पेनिसिलिन से बचा देगा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना। कुछ बच्चा नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है। तो एक ही प्लाज्मिड में एक से ज्यादा रेजिस्टेंट जीन आ गए। एक एंटीबायोटिक से नहीं, एक से ज्यादा हो गया है, इसलिए इसका नाम दे गया मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। ये बैक्टीरिया कैसा हो गया? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, यानी पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। ये कई सारे एंटीबायोटिक से अपने आप को बचा सकता है। सोच लो, अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो, ऐसे बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर आ गया तो बच्चा तुम कोई बीमारी हुई, कैनामाइसिन खाया नहीं मर रहा है, नियोमाइसिन खाया नहीं बन रहा है, पेनिसिलिन खाया नहीं मर रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन खाया नहीं मर रहा है। भाई एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया का मरेगा नहीं बच्चा, ये ग्रो करते जाएगा, जिससे डिजीज कॉज होगा और बेटा तुम्हारा डेथ भी हो सकता है। सिंपल बीमारी से, टाइफाइड से डेथ हो जाएगा। सिंपल बैक्टीरिया से बच्चा जो आसानी से ठीक हो सकता था, उससे आपका डेथ भी पॉसिबल है ना। तो याद रखना, मैंने आईआईटी वाली कहानी जो बोली इसी से रिलेटेड था। उस आईआईटी के बच्चे को ऐसे बैक्टीरिया उसके अंदर इंटर कर गए थे जो एंटीबायोटिक से रजिस्ट हो चुके थे, एंटीबायोटिक से लड़ सकते थे। उसे लगा सिंपल सी बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाएगा। बच्चा 2 महीने हो गए, ठीक नहीं हुआ, 3 महीने हो गए, ठीक नहीं हुआ। अल्टीमेटली बच्चा उसका डेथ हो गया, बहुत कम उम्र में उस बच्चे का डेथ हो गया। जब डॉक्टर ने रिसर्च किया तो पता चला, अरे इसके बॉडी में तो ऐसा बैक्टीरिया डेवलप कर गया है जो एंटीबायोटिक से ही लड़ाई कर सकता है ना। उसके बॉडी में ऐसा डेवलप हो चुका है। अब उसे कोई भी एंटीबायोटिक्स देते थे, वो ठीक ही नहीं होता था। तो ये बड़ा फेमस हो गया। तो माना जा रहा है बच्चा, दिल्ली में जो नॉर्मल पानी पीने के लिए आता है, दिल्ली में जो नॉर्मल पानी पीने के लिए आता है बच्चा, उसके अंदर में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, वहां के नालों में, वहां बच्चा ऐसा मिला है बैक्टीरिया जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है। सोचिए किसी इंसान के अंदर इंटर कर जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग मना करते, अपने मन से एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए। देखो हम क्या गड़बड़ करते, एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करता है बच्चा? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, बैक्टीरिया को मारता है। एंटीबायोटिक्स किसको किल करता है? बैक्टीरिया को। हम सिंपल सा फ्लू हो गया, वायरल हो गया बच्चा, वायरस से बीमारी हो गई, हमें वायरल फीवर हुआ, हम एंटीबायोटिक्स खा लिए, काम करेगा क्या? हमें कोई वायरल फीवर हुआ, वायरस से हुआ, हमने एंटीबायोटिक्स खाया, अरे एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को मारता है ना, तुमने वायरस में खा लिया, क्या काम करेगा? हम अपने मन से खा लेते, हम अपने मन से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, हमें डॉक्टर की सलाह भी नहीं लेते। गए ये वाला एंटीबायोटिक्स दे दो, गले में बेटा मैं भी खा लेता हूँ, गले में थोड़ा खराश होगी ना, तो ठंड के टाइम में ले लिया, नियोमाइसिन ले लिया, ये ले लिया भाई, क्यों? ये बैक्टीरियल होगा, मर जाएगा। अपने मन से खा लेते, डॉक्टर बोलते नहीं अपने मन से नहीं लेना चाहिए। तुमने बच्चा एंटीबायोटिक्स खाया, तुमने बच्चा एंटीबायोटिक्स खा तो लिया, तुम्हारे अंदर बच्चा मान लो 1 लाख बैक्टीरिया थे, बच्चा मान लो 1 लाख बैक्टीरिया थे, सभी मर गए, 99.9% बैक्टीरिया मर गया। लेकिन एक आध बैक्टीरिया बच्चा अपने आप को बचा लिया, अपने आप बचा लिया। सर अपने आप बचा किसे लिए? उसने बच्चा अपने अंदर में इवोल्यूशन लाया, अपने अंदर बदलाव लाया, अपने अंदर चेंजेस लाया। तुम किसी को मारना चाहते हो तो वो अपने आप को बचना चाहता है, उसने अपने अंदर बदलाव लाया, बच्चा म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन मतलब बदलाव, और इसी म्यूटेशन से कुछ ऐसे जीन्स बन गए जो एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं। अपने आप बन गया बच्चा, अपने आप बन गया ना। ये बच्चा नेचुरल सिलेक्शन, जिसे आप इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन में अपने आप बन गया, अपने आप को बचाने के लिए एंटीबायोटिक से लड़ने वाला। अब ये बैक्टीरिया मर ही नहीं रहे, ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, नंबर बढ़ाएगा। अब वो उसने खांसा, मेरे अंदर आ गया, मेरे से तुम्हारे अंदर फैल गया, धीरे धीरे ये फैलते जाते, क्योंकि बड़ा जल्दी डिवाइड भी तो करते हैं बैक्टीरिया, बड़ा फास्ट डिवाइड भी तो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम।
इसलिए अपने मन से एंटीबायोटिक्स मत खाइए। आप बार बार एंटीबायोटिक्स खाइएगा, बॉडी रेजिस्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में कोई बैक्टीरिया है, वो अपने अंदर में बदलाव लेते आएगा और एंटीबायोटिक से बोलेगा भैया अब हम एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं। अब तुम्हारे अंदर में जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगेगा, अब बच्चा तुम्ही को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया फटाफट ये कहानी। पीडीआर समझ में आया, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। इसलिए वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने बोला है इंडिया वालों को बच के रहिए, आने वाले टाइम में सबसे बड़ा डेंजर यही कॉज करेगा। ये मरेगा ही नहीं बैक्टीरिया, ये बच्चा बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं, और मरेगा नहीं तुम्हारे अंदर आ गया तो बेटा तुम्हारा कबाड़ा उड़ा देगा। और इसके अंदर कॉन्जुगेशन की भी पावर है बेटा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे बैक्टीरिया को दे देगा, ले बेटा मैं F+ हूं तू F- है ना, ले बेटा तुझे भी दे देता हूं, तू भी बन जा रेजिस्टेंस, ले। तब तो फिर कबाड़ा उड़ जाएगा हमारे बॉडी का ना। इसलिए साइंटिस्ट ने मना किया है, डॉक्टर मना करते हैं कि अपने मन से एंटीबायोटिक्स नहीं खाते। नीट में क्वेश्चन क्या आएगा, किस बीमारी में हम एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करना चाहिए? तो बोलना बच्चा टाइफाइड है, बैक्टीरिया की बीमारी है, यूज करेंगे। निमोनिया बैक्टीरिया की बीमारी है, यूज करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की बीमारी है, यूज करेंगे। कोल्ड फीवर वो वायरस की बीमारी है, तो वायरस की बीमारी है, एंटीबायोटिक्स खाओगे मर थोड़ी जाएगा। वायरस एंटीबायोटिक से नहीं मरते, लेकिन हम तो धड़ल्ले से खा लेते हैं, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक खा लो ठीक हो जाएंगे। अरे बेवकूफ। चलो बैक्टीरिया क्या हवा के जरिए, अब तुम लोग एक्सपेरिमेंट मत करो सर, कोरोना की तरह ये भी फैल जाएगा क्या? ठीक है, हाँ आर प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देगा, एफ प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। अरे भाई बताया था ना, चल सुन ले फिर से। प्लाज्मिड बच्चा आपको दो तरह का बताया, क्यों नहीं बता रहा था? क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, यू विल रीड इन हायर क्लास। बच्चा 12th में पढ़ना है ना, हायर क्लास में पढ़ना है ना, इसलिए मैंने नहीं किया। आपने क्वेश्चन बनाया होगा पियर्सन की बुक में, तो प्लाज्मिड का एक और काम दिया होगा बच्चा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करेगा ना। तुम्हें बाउंस कर गया होगा, वो 12th का था, वो बच्चा 12th का था, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है 12th में पढ़ना है। चलिए फिर भी सुन लीजिए, एक प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, चलिए ठीक है आर प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। ठीक है, एक इंडियन साइंटिस्ट है बच्चा, नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि 12th में पढ़ना है, जिनका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती। आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने एक बैक्टीरिया तैयार किया था, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से ना। वो बच्चा पेट्रोल खा लेता है, वो बैक्टीरिया बच्चा पेट्रोल डीजल को डाइजेस्ट कर लेता है। सर फायदा क्या होगा इससे? इंडियन साइंटिस्ट थे, अमेरिका में रहते थे, आनंद मोहन चक्रवर्ती, पूरे दुनिया में फेमस हो गए। सर इससे फायदा क्या होगा? जहां बच्चा ऑयल टैंकर है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तेल निकाला जा रहा है, और तेल बेटा स्पिल हो गया, गिर गया वहां के ओशन में, पूरा ओशन बच्चा तेल से कवर हो जाएगा। क्योंकि तेल ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो पानी के सरफेस पे ऑयल आ जाएगा, पूरा सरफेस में बेटा पानी से पे कवर हो जाएगा तेल का पार्ट, ऑयल। अंदर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएंगे बच्चा, अंदर के मछलियां, अंदर के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे। पॉल्यूशन का मेन रीजन है, जो समुद्र में जो पॉल्यूशन होता है उसका सबसे मेन रीजन है ऑयल स्पिलिंग। कोई टैंकर आ गया बेटा, फट गया, अभी हुआ है सिंगापुर के आसपास, इंडिया के लिए आ रहा था वो बेटा, टैंकर फट गया और लाखों लीटर बच्चा तेल निकल गया। डाइजेस्ट होता नहीं तेल बेटा, कभी डिग्रेड तो होता नहीं, तेल कभी डिग्रेड तो होता नहीं। तो उन्होंने ऐसा बैक्टीरिया बनाया आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, इस तेल को ही डाइजेस्ट कर दे, जो पेट्रोल है डीजल है उसी को तोड़ दे और उसको अपने लिए खा ले। तो ये इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, एक प्लाज्मिड तैयार किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग से, उसका नाम दिया था सुपर बग। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं जानते सुपर बग। चलिए वहां की कहानी, यहां नहीं जाना है। आर प्लाज्मिड अब तो मेरे में से क्लियर हो गया, ये मेन डीएनए है, ये बच्चा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर ऐसा जीन है जो एंटीबायोटिक से रजिस्ट करेगा, तो नाम पड़ा आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। किससे रेजिस्टेंस देगा? एंटीबायोटिक से। दूसरा प्लाज्मिड, दूसरा प्लाज्मिड, ये मेन डीएनए और इसके अंदर प्लाज्मिड है, इसका नाम है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड, एफ मतलब फर्टिलिटी, जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड होगा
वो क्या बनाएगा, पिलाई बनाएगा। और पिलाई बनेगा तो बच्चा कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, एक से दूसरे जगह डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो ये कह रहेगा एफ प्लाज्मिड। चलिए ठीक है, अब नहीं जानना बच्चा, 12th में पढ़ेंगे ना, 12th में पढ़ेंगे। चलो ठीक है। हाँ, पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो एंटीबायोटिक से लड़ सकते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो अब चले आगे। कितने तरह के प्लाज्मिड बच्चा, बस 2 तरह के याद रखिए ना, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, खत्म, बस 2 तरह के। चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक्स पे आ जाए। ठीक है, आगे के टॉपिक्स पे आते हैं। हाँ, HFR का वही है बच्चा, रिप्रोडक्शन, जो कंजुगेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अब वो तेजी से काम करेगा HFR। चल नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बार का कवरिंग, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज का टॉपिक है बच्चा हर सेल में, बच्चा हर सेल में, दुनिया का कोई भी सेल है, यूनिवर्सल, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, दुनिया का कोई भी सेल है, हर सेल में एक बाहर में एक थिन लेयर होगा जो हर जगह मौजूद होगा, इसलिए यूनिवर्सल होगा ना। इसे कहते हैं हम लोग पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बच्चा सीएम सेल मेम्ब्रेन, या कहीं कहीं पे मिलेगा बच्चा लोग प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ठीक है भाई, कैसा नेचर का होता है ध्यान से सुनिएगा। लिविंग होता है बच्चा, यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, ये लिविंग होता है। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जिससे कई सारे रिएक्शन होते रहते हैं, लिविंग होगा, लिविंग नेचर का होगा, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग नेचर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। चलिए सेकेंड चीज बच्चा, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एक कंफ्यूजन हो जाएगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बच्चा कहीं कहीं पे आपने शायद 9th में 10th में पढ़ा होगा, कहीं लिखेगा सेमी परमिएबल है, कहीं लिखेगा सेमी परमिएबल है। सर क्या होता है सेमी परमिएबल बताओ? कहीं लिखेगा बच्चा सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। आपकी एनसीईआरटी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 2 नाम दे दिया, सेमी परमिएबल भी कभी कह देगा, कभी बच्चा सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहेगा। सर होता क्या है ये बताओ ना। चलो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखो, ये बच्चा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक। इस मेम्ब्रेन से वाटर यानी बच्चा सॉल्वेंट, वाटर आसानी से क्रॉस कर सकता है, नो इश्यू। वाटर किस को क्या कहते हैं बच्चा? सॉल्वेंट। साथ साथ कोई भी सॉल्यूट हो बच्चा, कोई भी सॉल्यूट हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, शुगर हो, एमाइनो एसिड, कुछ भी हो, कुछ भी हो बच्चा, कोई भी सॉल्यूट हो क्रॉस करने देगा। यानी वो सॉल्वेंट को तो क्रॉस करने देगा ही, सॉल्यूट को भी क्रॉस करने देगा, सभी को क्रॉस करने देगा। तो ये कहलाएगा बच्चा प्योर परमिएबल, ये कहलाएगा परमिएबल सबके लिए। पानी भी जा सकता है, सॉल्यूट भी जा सकता है, परमिएबल। आया समझ में? चल अब देखिए, यहां से बच्चा ये मेम्ब्रेन, यहां से केवल वाटर जाएगा, केवल बच्चा वाटर जाएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट बोलेगा, सॉल्यूट की एंट्री अलाउड नहीं है, सॉल्यूट नहीं जाएगा। तो इसे कहेंगे सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल केवल वाटर जाए, केवल सॉल्वेंट जाए, कोई भी सॉल्यूट नहीं जाए, शुगर नहीं जाएगा, एमाइनो एसिड नहीं जाएगा, कीटायन एनायन नहीं जाएगा, सेमी परमिएबल। अब आया, पढ़ा है आपने। तीसरा बच्चा सुनिए, तीसरा बच्चा ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, बेसिक है ये सब चीजें। यहां से वाटर क्रॉस कर सकता है, वाटर कोई मनाहट नहीं, जाओ बेटा वाटर जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बच्चा सिलेक्टेड सॉल्यूट, सिलेक्टेड सॉल्यूट, सोडियम है तू जाएगा, सोडियम है तू जाएगा, शुगर है तू जाएगा, एमाइनो एसिड है तू जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर पीबीए, लेड है, HG है, तू टॉक्सिक है, तू नहीं जाएगा, तू बच्चा नहीं जाएगा।
तो मैं डिसाइड करूंगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। केवल सिलेक्टेड जाएगा, केवल बेटा सिलेक्टेड जाएगा। मूवी हॉल में जाओ, जिसके पास टिकट है अंदर जाएगा, तेरे पास टिकट नहीं है भगा देगा तुझे। तो केवल सिलेक्टेड आदमी जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल। अब मुझे बताइए आप लोग थोड़ा सा दिमाग का दरवाजा खोल करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का जो बाहर का कवरिंग है क्या होना चाहिए? सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल? आंसर बताना सोच करके। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसा होना चाहिए? सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल? बोलो। मारूंगा जाहिर सेमी परमिएबल। सेल के अंदर बेटा केवल पानी जाएगा। कैसे सोचते हैं रे भाई, याद देख रहे जाहिर, सेल के अंदर केवल पानी जाएगा तो शुगर नहीं जाएगा, एमाइनो एसिड नहीं जाएगा, सोडियम नहीं जाएगा, तो बेटा सेल नहीं मर जाएगा, भूखा नहीं रह जाएगा। सेल के अंदर बोल रहा है सेमी परमिएबल, केवल पानी जाएगा। अरे बेटा केवल पानी गया, सेल के अंदर केवल पानी गया, फूड नहीं गया, शुगर नहीं गया, सॉल्ट नहीं गए, एमाइनो एसिड नहीं गया, सेल नहीं मर जाएगा क्या? सेल को तो सब कुछ चाहिए ना, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल। आ गया समझ में? तो सर प्योर परमिएबल कौन है? आपने बोला जहां से वाटर भी जाए, सॉल्वेंट भी जाए, सॉल्यूट भी जाए। सेल वॉल बच्चे, सेल वॉल। सेल वॉल बोलता है भैया कोई भी चीज ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं पानी को भी क्रॉस करा दूंगा, सॉल्यूट को भी क्रॉस करा दूंगा, प्योर परमिएबल हूं। लेकिन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा नहीं नहीं, बैरियर लगा, पासबुक दिखाओ तो अंदर जाओगे ना, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल। हालांकि एनसीईआरटी में एक जगह सेमी परमिएबल लिख दिए, लेकिन आपको प्रेफरेंस क्या देना है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ये याद रखिए। चलिए याद हो गया फटाफट, कोई टेंशन नहीं। सेल वॉल प्योर परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल। हालांकि कुछ जगह पे सेमी परमिएबल लिख देता है, तो बोले सेमी परमिएबल लिखते हो बेवकूफ कहीं के, केवल पानी जाएगा तो सेल मर नहीं जाएगा क्या, भूखे रह जाएगा क्या? ठीक है, तो लॉजिकल चलिए लॉजिकल बातें करते हैं। चलो अब हम लोग आगे चले। सर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सबसे पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पे डिटेल स्टडी बच्चा किया गया था आरबीसी के ऊपर में। सबसे पहली बार आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी पे डिटेल स्टडी किया गया था। बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है। पहला फर्स्ट कौन ऐसा सेल था जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से स्टडी किया गया? आरबीसी। सर क्यों? कोई बच्चा बता सकता है लॉजिकल क्या? देखो ध्यान से, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है। देखो बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन तुम्हारे अंदर में जो न्यूक्लियस है बच्चा, वो भी तो मेम्ब्रेन से बना है ना। दो मेम्ब्रेन से बताया ना, न्यूक्लियस भी तो मेम्ब्रेन से बना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी तो मेम्ब्रेन से बना है। माइटोकॉन्ड्रिया वो भी तो मेम्ब्रेन से बना है। गोल्जी बॉडी वो भी तो मेम्ब्रेन से बना है। तो साइंटिस्ट लोग केमिकल डालते हैं कि जिससे मेम्ब्रेन बाहर आ जाए ना। तो साइंटिस्ट ने जैसे ही डाला केमिकल, तो ये मेम्ब्रेन, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर आया ही आया। ये मेम्ब्रेन बच्चा, ये मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन भी बाहर आ गए, सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन भी बाहर आ गए। तो साइंटिस्ट लोग को बड़ा कंफ्यूजन हो गया। हम तो पढ़ना चाहते थे बाहर का मेम्ब्रेन, बाहर का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन अंदर में भी मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर है। केमिकल डाला तो सारे मेम्ब्रेन बाहर आ गए। अब कैसे पढ़े? तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगा लिया। अरे साइंटिस्ट है तो दिमाग ही होगा ना उसके पास, तो बेवकूफ इंसान थोड़ी साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट ने बोला आरबीसी का ले लो, मैच्योर आरबीसी का। अब बताओ समझ में आया? अरे मैच्योर आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा। खोखला है, डालो केमिकल, जो मेम्ब्रेन निकलेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो होगा। इसके अंदर में मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर तो होते ही नहीं है, तो हमारा टेंशन खत्म हो गया। देखा साइंटिस्ट लोग का दिमाग आया वो समझ में? ठीक है, इसलिए हमें आरबीसी का पढ़ना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर इतना पतला होता है, ये स्ट्रक्चर बच्चा इतना पतला होता है
कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप में तो पढ़ ही नहीं सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो पढ़ ही नहीं सकते, हमें चाहिए कुछ हाई फाई माइक्रोस्कोप, हमें चाहिए बच्चा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरे वर्ल्ड में बच्चा ना पहली बार 1950s के आसपास में अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, डिस्कवर्ड हुआ 1950s के आसपास। हो गया तो पहले ही, लेकिन उसका रियल यूज 1950 के बाद ही हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। बहुत महंगा होता है और कुछ ही जगह पे होता है, पूरे आसाम में बच्चा एक आध दो जगह हो गया, गुवाहाटी में होगा, उसके जगह उसके अलावा कहीं नहीं होगा, बहुत महंगा आता है, चलाना भी नहीं आता लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमें स्ट्रक्चर पता चले, हाँ, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में बना किससे है, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, थिकनेस क्या है। अगर थिकनेस पूछा जाए बहुत ही थिन होता है, 75 to 100 एंगस्ट्रम के आसपास। एंगस्ट्रम सर ये क्या होता है सर? एंगस्ट्रम फिजिक्स। अगर बच्चा 10 पे पावर -3 होता है तो आप बच्चा मिलीमीटर कहते हो, 10 पे पावर -9 होता है बच्चा तो आप नैनोमीटर कहते हो, 10 पे पावर -6 होता है तो आप माइक्रोमीटर कहते हो, तो 10 पे पावर -10 होता है बच्चा तो उसे आप एंगस्ट्रम कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं। बायो में एंगस्ट्रम कई बार वर्ड आएगा, कई बार वर्ड आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो सर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो समझ में आया, आरबीसी से हमने सबसे पहली बार स्टडी की। कंपोजिशन बताइए ना सर, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ना, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोजिशन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 पार्ट्स है बच्चा लोग, एक है जिसे कहते हैं हम लोग प्रोटीन, एक है बच्चे लोग प्रोटीन, ठीक है, दूसरा बच्चे लोग है लिपिड, दूसरा है बच्चे लोग लिपिड। सर लिपिड क्या होता है आज बताओ। और तीसरा है बच्चे लोग कार्बोहाइड्रेट। सर परसेंटेज, हाँ परसेंटेज से क्वेश्चन आ चुके हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आ चुका है। अब एनसीईआरटी आज खोलिएगा, ये बच्चा नीट के पेपर में आया था। प्रोटीन बच्चा आरबीसी के मेम्ब्रेन पे है 52%, लिपिड बच्चा 40%, और एनसीईआरटी लिखा है रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, बाकी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन आ गया कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, बच्चा बोले सर एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन था, एनसीईआरटी में नहीं था तो नहीं बना है। अरे बेवकूफ 8% नहीं हुआ क्या? अरे रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट तो 8% ही तो हुआ ना, इसे क्या सोचना था रे भाई। अब देखो ऐसे ऐसे महान बच्चा भी होता है, एनसीईआरटी में लिखा है नहीं है 8%, निकाल तो सकता है ना। क्या सर हर मेम्ब्रेन में सर 52% होगा क्या? नहीं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। हर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज वेरी करेगा, हर मेम्ब्रेन में बच्चा प्रोटीन का परसेंटेज वेरी करेगा। जैसे न्यूरॉन का सेल है अलग होगा, मसल का सेल है अलग होगा, हाँ हार्ट का सेल है अलग होगा। अरे हमारे अंदर तो अलग अलग तरह के सेल, हर सेल में बच्चा वेरी करेगा। ऑन एवरेज बच्चा 58% के आसपास, 58% के आसपास प्रोटीन ऑन एवरेज मान लेते, लगभग बच्चा 40% के आसपास, भाई 35 to 40% के आसपास बच्चा लोग लिपिड, रेस्ट बच्चा 1 to 5% के आसपास कार्बोहाइड्रेट। सभी सेल में अलग अलग वेरी करेगा। जैसे न्यूरॉन है, हो सकता है वहां लिपिड थोड़ा ज्यादा हो, 40 नहीं 50% हो जाए, सब में बच्चा वेरी करेगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने आरबीसी का दिया है, आप आरबीसी को बाय हार्ट बच्चा याद कर लीजिए एनसीईआरटी में, इसलिए याद करिएगा 52, 40%, 8%, ठीक है सर। प्रोटीन कैसे होंगे? प्रोटीन बच्चा दो तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब प्रोटीन निकालने की कोशिश करो, एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्शन, ध्यान से सुनना। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन निकालने की कोशिश करो, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, जो आसानी से निकल जाएगा, जो आसानी से निकल जाएगा उसे कहेंगे बच्चा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लूजली अटैच है, लूजली है, आसानी से निकल जाएगा, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल, जो बाहर बाहर होंगे, लूजली अटैच होंगे, आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा भी कुछ जर्क भी दिया, केमिकल डाला, तुरंत निकल जाएगा। और जो बच्चा टाइटली अटैच है, टाइटली अटैच है, आसानी से नहीं निकलेगा, नाम होगा इंट्रिंसिक, नाम होगा बच्चा इंट्रिंसिक, या इसी का नाम बच्चा इंटीग्रल। इंटीग्रल ये वर्ड अभी एनसीईआरटी में आने वाला है, ये वर्ड बच्चा एनसीईआरटी में आने वाला है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन निकालिए, आसानी से निकल जाए, आसानी से निकल गया तो नाम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। आसानी से ना निकले, टाइटली बॉन्ड है, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, निकालने के बेसिस पे बताएं। अब बच्चा प्रोटीन को हमने फंक्शन के बेसिस पे पढ़िए। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या काम करता है, फंक्शन कुछ करता होगा ना, फंक्शन के बेसिस पे। तो ये बच्चा प्रोटीन ही है, ये कैरियर की तरह काम करेगा। कोई भी सब्सटेंस है, जैसे सोडियम है, उसे लाने के लिए कोई कैरियर प्रोटीन होगा, पोटेशियम है, लाने के लिए कैरियर प्रोटीन होगा, वाटर है, उसको लाने के लिए कैरियर प्रोटीन। कैरी मतलब ढोना, मेम्ब्रेन में एक से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, कैरियर प्रोटीन। कुछ बच्चा स्ट्रक्चर बनाने में काम करेंगे, कुछ बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में काम करेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कुछ बच्चा वहां एंजाइम की तरह काम करेंगे, वहां एंजाइम की तरह काम करेंगे, एंजाइम की तरह काम करेंगे। मैंने बोला था ना, वहां लिविंग मानते, लिविंग नेचर का मानते हैं, वहां बहुत सारा रिएक्शन होता है, और रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम। और ये एंजाइम किस चीज से बने बच्चा, प्रोटीन से। जितने भी एंजाइम है सब प्रोटीन से बने, जितने भी एंजाइम है प्रोटीन से बने ना। और चौथा बच्चा रिसेप्टर। रिसेप्टर बाहर के चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, थोड़े देर में क्लियर होगा, रिसेप्टर, रिसेप्टर बच्चा, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन है, सेल को बोलेगा हे तुम अच्छे से काम करो। कोई हार्मोन आया, सेल को बोलेगा अच्छे से काम करो, तो सेल को कैसे पता चलेगा, तो सेल के अंदर बच्चा रिसेप्टर लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है। इसी रिसेप्टर से हार्मोन आके बाइंड करेगा, सेल को पता चलेगा। अरे तुम्हें तो बता रहा, कोरोना वायरस में बताया था ना, रिसेप्टर जिसे जाकर के वायरस घुस जाता था, यही तो रिसेप्टर है। वो कोई और काम के लिए था, वायरस जाके उसमें जाके अटैच हो गया, रिसेप्टर। हाँ, तो फंक्शन सब्सटेंस को लाने ले जाने में कैरियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में स्ट्रक्चर, एंजाइम की तरह परफॉर्म करेंगे और रिसेप्टर की तरह। क्लियर हो गया? क्या आप लोगों को प्रोटीन क्लियर है? फिर से बोल, प्रोटीन आसानी से निकल जाए, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, टाइटली बॉन्ड है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक। लिपिड बेटा इंपॉर्टेंट है, लिपिड इंपॉर्टेंट है। सर लिपिड पहले होता क्या, ये बताओ ना पहले। लिपिड, यहां जो लिपिड होगा बच्चा वो होगा फॉस्फोलिपिड का। आज लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, आज थोड़ा हाई फाई पढ़ा रहा हूं, पहली बार ये सब नया वर्ड आएगा, तो ध्यान से। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, अब पढ़िएगा बच्चा, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। सर पहले बताओ ना लिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड तो बाद में करेंगे, ये फॉस्फोलिपिड है क्या? तो मैं तो बोलता हूं बच्चा लिपिड में फास्फोरस को जोड़ दो, लिपिड में फास्फोरस को जोड़ दो तो हो गया फॉस्फोलिपिड। नहीं सर लिपिड क्या है ये बताओ, देखो ध्यान से सुनो। लिपिड, लिपिड, लिपिड क्या होता है ये बच्चा आपको जूलॉजी में पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में थोड़ा सा बच्चा आइडिया देता हूं। लिपिड में क्या होता है ये देखिए, ये होता है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH। थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा देता हूं आपको। ये बच्चा ग्लिसरॉल, CH2OH, ये स्ट्रक्चर आपको जूलॉजी में और केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा।
जियोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये क्या है बच्चा? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, लेकिन जियोलॉजी बायोमोलिकुल्स चैप्टर में। चलिए, ऑल बच्चा, ऑल बता एल्कोहल, ये एल्कोहल OH है, एल्कोहल। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यह है बेटा फैटी एसिड, FA फैटी एसिड। फैटी एसिड बच्चा आप 10th पास करके आए हो, एसिड में फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। फैटी एसिड में फंक्शनल ग्रुप COOH है, पढ़ा ना? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो यहां बच्चा फैटी एसिड है और यहाँ क्या है? COOH, ये हो गया COOH, ये बेटा फैटी एसिड COOH। अब देखो क्लास एंड करेगा, आप ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाला। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां क्या होगा? यहां बच्चा आपस में वाटर रिलीज हो जाएगा। देखो ना, एसिड और एल्कोहल, देखो ये एसिड है, ये बच्चा एसिड है, फैटी एसिड, और उधर बेटा OH है, एल्कोहल। एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं बच्चा, इससे क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या नाम सुना था अपने 10th में? एस्टर, जो फ्रूटी ना, फ्रूट की तरह महकता है, इसी को कहते हैं बेटा एस्टर। तो यहां पर कितने एस्टर बने? 3। तो ये बच्चा हो गया आपका लिपिड। तो लिपिड एक्चुअली में क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जोड़ दिया तो हो गया ट्राइग्लिसराइड। अब क्लास एंड होगा, ज्वाइन कीजिएगा।